हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोग कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट के बारे में पढ़े थे, जिसमें कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट के बारे में बताया गया था और फीडबैक एलिमेंट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं डीसी सर्वो मोटर का ज़्यादातर। तो डीसी सर्वो मोटर का टाइप्स भी आप लोग को बताए थे, दो तरह का, एक डीसी फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर कंट्रोलिंग के आधार पर, और एक आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। तो हम उसी में से पढ़ेंगे पहले फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। तो यदि फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर है तो इसमें हम लोग जो भी क्वांटिटी को चेंजिंग करेंगे वो सारा फील्ड साइड से ही कंट्रोलिंग करेंगे, चेंजिंग करेंगे। इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट जो भी हो उसको चेंजिंग हम लोग फील्ड साइड वाले को ही करेंगे। आर्मेचर साइड से कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। आर्मेचर में एक कांस्टेंट इनपुट देंगे और उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। जो भी चेंजिंग होगा सारा का सारा फील्ड साइड से किया जाएगा। और आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो भी सर्वो मोटर हम लोग कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं वो ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। तो सेपरेटली एक्साइटेड में फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई हम बाहर से देते हैं, अलग से देते हैं, और आर्मेचर में सप्लाई अलग से दिया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं, कह रहा है कि इन फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर वेरिएबल इनपुट वोल्टेज या फिर बोले फील्ड वोल्टेज इज अप्लाइड टू फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर करंट इज केप्ट कांस्टेंट। वेरिएबल इनपुट वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग में अप्लाई करेंगे, आर्मेचर करंट जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। द आउटपुट इज द एंगुलर शिफ्ट इन मोटर शाफ्ट। और आउटपुट जो होगा वो हमारा, जब वेरिएबल इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये इनपुट क्वांटिटी होगा, और आउटपुट क्वांटिटी क्या होगा, तो जो मोटर का शाफ्ट जितना एंगुलर होगा, एंगुलर वेलोसिटी से या एंगुलर शिफ्ट उसमें जितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हमारा आउटपुट होगा। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग में आप लोग को बताया गया है पहले ही कि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल भी यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए। इनपुट क्वांटिटी और आउटपुट क्वांटिटी के बीच रिलेशन, और ट्रांसफ़र फंक्शन होता है रेशियो ऑफ आउटपुट टू द रेशियो ऑफ टू द इनपुट इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म। तो देखिए, इसमें जो भी कुछ एजप्शन है, सबसे पहले आपको एजप्शन लिखना पड़ेगा। जैसे में आई आर्मेचर करंट, और ये यहाँ पे टॉर्क जो है उसको हम लिख सकते हैं टाउ एम मैकेनिकल टॉर्क। मैकेनिकल टॉर्क है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जे इनर्शिया है शाफ्ट का मोटर का, और बी डैम्पर कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट आप लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग में जिसको पढ़े हैं वो है। इधर आर एफ फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, एल एफ जो है वो फील्ड वाइंडिंग का इंडक्टेंस है, और वी एफ जो फील्ड वाइंडिंग का वोल्टेज, और आई एफ को माने हैं करंट इन फील्ड वाइंडिंग। जो भी फील्ड सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है वो फील्ड करंट के लिए है, फील्ड वाइंडिंग के लिए है। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाउ एम बताएं मैकेनिकल टॉर्क, या फिर टॉर्क डेवलप्ड बाय मोटर बोल सकते हैं मैकेनिकल। बी है कोफिशिएंट ऑफ विस्कस फ्रिक्शन, विस्कस फ्रिक्शन डैम्पर एलिमेंट जिसको पढ़े हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग में वो है। जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोटर का, और आई आर्मेचर करंट, और आर्मेचर करंट को कांस्टेंट रखना है। ये ध्यान में रखना है कि हमको आर्मेचर करंट को हमेशा कांस्टेंट रखना है, और जो कंट्रोलिंग होगा, जो भी मोटर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कंट्रोल करेंगे वो वीएफ को चेंजिंग करके, यानी फील्ड वोल्टेज में चेंजिंग करके ही हमको जो करना है, और मोटर के आउटपुट में चेंजिंग करना है। तो ये सारा एजप्शन था जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा ये फिगर बनाने के बाद, कि एल एफ क्या है, आर एफ क्या है, टीएम किसको बोल रहे हैं, थीटा क्या है, सबको पहले डिस्क्राइब कर लेना ज़रूरी है। तो सारे चीज़ के बारे में बताया गया। जैसे ही इनपुट अप्लाई किया जाएगा किसमें, फील्ड करंट आईएफ, फील्ड वाइंडिंग में करंट देंगे, विच प्रोड्यूस फ्लक्स, जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा मशीन में, इसमें फील्ड वाइंडिंग में
फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और जिसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसमें हम लोग जानते हैं कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ रहता है तब उस कंडक्टर पर फोर्स लगता है, तो जिसके कारण मोटर रिवॉल्व करेगा और मोटर अपना ऑपरेशन करेगा, जिससे उसका शाफ्ट में एंगुलर शिफ्ट होगा। और आप लोग ये भी पढ़े हैं, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कि डीसी मोटर में आप लोग कंसेप्ट पढ़े होंगे, एक रिलेशन टॉर्क जो होता है, मैकेनिकल टॉर्क बोलें या आर्मेचर टॉर्क, टाउ एम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई आई। टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, यानी फ्लक्स और आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो फाई यहाँ जो होगा उसको फाई एफ लिखेंगे, यानी फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे देखिए कि हमको आई ए को कांस्टेंट रखना है, आई ए को क्या रखना है, कांस्टेंट, आर्मेचर करंट को चेंज नहीं करना है। तो टॉर्क जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल होगा। आई ए आर्मेचर करंट को कांस्टेंट रखना है, केप्ट कांस्टेंट। तो टॉर्क डायरेक्टली हम बोलें कि टाउ जो होगा मैकेनिकल टॉर्क वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ फाई एफ के फील्ड करंट, फील्ड फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा। या और फील्ड फ्लक्स, फील्ड जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना इसमें करंट देंगे आई एफ, जितना इलेक्ट्रिक करंट देंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा फील्ड फ्लक्स। कब, बिफोर सेचुरेशन और सेचुरेशन के बाद भी होता है। तो इसमें हमको सेचुरेशन लिमिट के पहले ही सारा चीज़ ले करके चलना है। तो ये फिगर आपको दिमाग में रखना है और बाकी सारा जो है ये इसका टॉर्क का डेरिवेशन निकालना है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फिगर फिर से बना देते हैं हम छोटा में ताकि दिक्कत ना हो समझने में। जो फिगर था उसी को छोटा करके बना दिए हैं। तो अभी हम पढ़े हैं कि जो टॉर्क होगा, टाउ एम, मैकेनिकल टॉर्क जो डेवलप होगा, ये टाउ एम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई एफ के, फील्ड फ्लक्स के, जितना फील्ड देंगे सो। अच्छा, ये भी जानते हैं हम लोग कि फाई जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आई एफ के, फील्ड करंट के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाउ एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ, फाई के जगह पर फाई को रिप्लेस कर दिए आई एफ से। अब यदि इसको हम करें टाउ एम इक्वल टू, तो के एफ, एक फील्ड कांस्टेंट ले रहे हैं, या फिर सिंपल कांस्टेंट को के ही रखिए, के इंटू आई एफ। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। मैकेनिकल टॉर्क जो है वो डेवलप होगा टाउ एम बराबर के इंटू आई एफ, जहाँ पे के एफ जो है मोटर कांस्टेंट है। आप बोल सकते हैं कि वेयर के इज मोटर कांस्टेंट। अब इसके बाद फील्ड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, हमको इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशन निकालना है। सबसे पहले तो आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो हमको ध्यान देना है कि ट्रांसफर फंक्शन होता है रेशियो आउटपुट और इनपुट का इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो इनपुट हमारा ये वोल्टेज है वी एफ, फील्ड वोल्टेज, और आउटपुट हमारा टॉर्क मिल रहा है, मैकेनिकल टॉर्क जो मिल रहा है वो। तो इन दोनों के बीच हमको रिलेशन निकालना है, दोनों के इक्वेशन लिखना है और दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल करके और उसके बाद उसका रेशियो कर देंगे, ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा। तो सबसे पहले फील्ड इक्वेशन हम लिखेंगे। तो फील्ड इक्वेशन क्या होगा, ध्यान दीजिए इधर, फील्ड इक्वेशन
देखिए फील्ड इक्वेशन में सबसे पहले इसमें इस लूप में यदि हम केवीएल लगाएंगे तो केवीएल क्या कहता है कि कोई भी क्लोज लूप में पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 के बराबर होता है, या फिर बोलें इनपुट वोल्टेज या फिर वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। तो हम लिख दें VF इनपुट वोल्टेज सोर्स जो इनपुट दे रहे हैं वो किस किस में बराबर होगा कि कहाँ कहाँ ड्रॉप होगा। तो इसमें करंट IF जा रहा है, IF इंटू RF फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण, प्लस इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्या होता है LdI/dt। तो इसको लिखेंगे हम LF इंटू DIF/dt। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर होता है LdI/dt, तो फील्ड वाला है इसलिए सब्सक्रिप्ट लगा दी है LF इंटू DIF/dt। और कहीं तो वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं रहा है, तो इसको हम इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं। एक बार फिर से देखिए, इनपुट वोल्टेज VF वो कहाँ कहाँ ड्रॉप होगा, तो इस रेजिस्टेंस में फील्ड वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस लगाए हैं किसके लिए, फील्ड करंट को बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो IF इंटू RF ये, और इंडक्टर जो है कॉइल का इंडक्टेंस फील्ड वाइंडिंग का उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा तो LdI/dt, तो LF इंटू DIF/dt कर दिए, ये हो गया। और फिर टॉर्क इक्वेशन क्या हो सकता है, टॉर्क इक्वेशन ये तो इनपुट हो गया, आउटपुट टॉर्क इक्वेशन। तो देखिए टॉर्क इक्वेशन क्या होगा, तो आउटपुट टॉर्क जो होगा TM वो बराबर कितना होगा, आउटपुट टॉर्क तो D-Alembert प्रिंसिपल हम लोग जानते थे कि जो D-Alembert प्रिंसिपल से टॉर्क जो होगा वो किसी भी आउटपुट होगा उतना कि जो वो अलजेब्रिक सम होता है किससे, जो उस टॉर्क को रेसिस्ट करने वाला हो, फोर्स को रेसिस्ट करने वाला हो। तो जब टॉर्क इसमें लगेगा, आउटपुट टॉर्क होगा, तो उसको अपोज करने वाला क्या क्या होगा। तो सिंपल सी बात होगा कि इसका इनर्सिया जो है J, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, वो भी उसको टॉर्क को अपोज करेगा, डैम्पर जो है वो भी अपोज करेगा। तो ये दोनों में यही दो चीज़ क्वांटिटी लगा हुआ है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग में मैथमेटिकल इक्वेशन इनर्सिया के कारण क्या होता था, J इंटू d2θ/dt²। ये आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग में पहले पढ़ाया गया है, यदि नहीं पढ़े हैं तो उसका लेक्चर देख लिए। प्लस B में, तो B के कारण क्या होता था, डैम्पर कांस्टेंट के कारण B इंटू dθ/dt। थीटा यहाँ एंगल नहीं है बल्कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये ध्यान रखना है। इसको इक्वेशन 3 किए, ये आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि आउटपुट टॉर्क होगा वो कितना बराबर होगा, तो जो भी उसका टॉर्क को रेसिस्ट करने वाले हैं, जैसे मैं इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया और डैम्पिंग कांस्टेंट, दोनों का इक्वेशन ये होता है पहले से, वो दोनों के समेशन के बराबर हो गया मैथमेटिकल मॉडलिंग से। तो ये टॉर्क इक्वेशन आउटपुट इक्वेशन हो गया। अब हमको करना यही है, इनपुट इक्वेशन पता है, आउटपुट इक्वेशन पता है। अब इनपुट आउटपुट दोनों का हमको क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल करके दोनों का रेशियो हम कर देंगे, रेशियो निकल जाएगा, हो जाएगा आउटपुट। तो तीनों इक्वेशन ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए आगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखिए इक्वेशन 2 का लिख रहे हैं, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन 2 ये है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये सब टाइम का फंक्शन है। तो टाइम का फंक्शन का अगर यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है। तो टाइम फंक्शन वाला को आप फ्रीक्वेंसी के फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो VF जो है टाइम के फंक्शन में इसको लिखेंगे VFS,
वी एफ एस हो गया फ्रीक्वेंसी का फंक्शन। एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस होता है, तो ये वी एफ था, वी एफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी एस हो गया, बराबर इधर क्या होगा, आर एफ कॉन्स्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, और करंट टाइम का फंक्शन है, तो आई एफ यानी आई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आई एस, सेम उसी तरह से आई एफ एस हो जाएगा, ये एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिस तरह से एफ एस होता है, तो आई एफ का आई एफ एस। फिर यहाँ पे उसके बाद ये प्लस साइन है, प्लस साइन देंगे, फिर एल एफ कॉन्स्टेंट है, तो एल एफ को बाहर रख दें, या फिर ऐसा कर सकते हैं, हाँ एल एफ कॉन्स्टेंट, तो एल एफ और डी एफ टी बाई डी टी, तो डी एफ टी बाई डी टी का क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एस एफ एस होता है, डी एफ टी बाई डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस एफ एस डिफरेंशिएशन थ्योरम से, तो एस और एफ एस के जगह पर एफ टी ए है, तो आई एफ एस, एल एफ कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दिए, और डी एफ टी बाई डी टी डिफरेंशिएशन थ्योरम से एफ टी के जगह पर आई एफ है होता है एस एफ एस, और बाकी एस एफ एस माइनस एफ जीरो प्लस होता है, तो एफ जीरो प्लस इनिशियल कंडीशन होता है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन का प्रॉपर्टी ही है, ट्रांसफ़र फंक्शन डिफाइन ही है कि ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो रेशियो है आउटपुट बाय इनपुट का इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म विथ ऑल इनिशियल कंडीशन सेट टू बी जीरो, तो इस तरह से एफ जीरो प्लस जो होता है उसका वो इनिशियल कंडीशन है, ये जीरो मानना होता है हमको ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए, तो ये वाला जीरो हो गया, डायरेक्टली सिर्फ इतना ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा दोनों में से आई एफ को हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा वी एफ एस इक्वल टू आई एफ, जब दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ आर एफ प्लस यहाँ बचेगा एस इंटू एल एफ, ये बचेगा, इसको इक्वेशन 4 कर देते हैं, ये इनपुट इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिए हैं। अब इसके बाद इक्वेशन थर्ड से भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तब कितना होगा, बाय इक्वेशन थर्ड टेकिंग लाप्लास, फिर से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो लेफ्ट साइड है टी एम, तो टॉर्क मैकेनिकल टॉर्क, ये भी टाइम का फंक्शन है, इसको लिखेंगे तो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी का फंक्शन टी एम एस इक्वल टू, फिर यहाँ पे जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी है, तो इसका अगर जो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो जे का इनर्शिया कांस्टेंट है जे रहेगा, और डी टू एफ टी बाई डी टी स्क्वायर डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, डबल डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में, तो क्या होता है एस स्क्वायर एफ एस, तो जे एस स्क्वायर एफ एस, एफ टी के जहाँ पर थीटा है तो थीटा एस स्क्वायर एफ एस, और बाकी जो होता है एस एफ एस, तो वो सारा चीज़ तो जीरो हो जाएगा इनिशियल कंडीशन में, एस एफ एस जीरो प्लस जो होता है वो सारा इनिशियल कंडीशन जीरो हो जाएगा, बाकी यहाँ पे बी प्लस में, तो बी के जगह पर बी लिखेंगे, और डी थीटा बाई डी टी, तो डी थीटा बाई डी टी को क्या होगा कि एस एफ एस थीटा एस एफ एस हो गया। तो इतना लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिए हम इक्वेशन थर्ड से। अब इसके बाद क्या करना है कि ज़रा ध्यान दीजिए कि एक इक्वेशन लिखे थे हम, क्या लिखे थे, टाउ एम इक्वल टू के इंटू आई एफ, इक्वेशन फर्स्ट यही था कि मैकेनिकल टॉर्क जो है ये रहेगा, तो इसके जगह पर हम लिखें, किसके जगह पर, टाउ एम के जगह पर, और किसके फॉर्म में लिखना हमको, टाउ एम एस के जगह पर लिखना है, यानी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना है, यानी इसका भी हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं के कांस्टेंट है, के रहेगा, आई एफ यानी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म
एफ एस लिख सकते हैं, तो आई एफ एस लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, यानी टाउ एम के जगह पर ये लिखा गया के आई एफ, तो के आई एफ और एस फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में था, तो इसको भी फ्रीक्वेंसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कर दी। बराबर कितना होगा, ये पूरा चीज़ है। तो इसमें भी अब हम क्या कर सकते हैं कि थीटा एस दोनों में से कॉमन ले लें, तो थीटा एस कॉमन जब लेंगे तो क्या बचेगा, थीटा एस कॉमन लेने के बाद बचेगा यहाँ जे एस स्क्वायर प्लस इसमें बचेगा बी एस, ये बच गया, और इक्वल टू के इंटू के एफ बोलें या के इंटू आई एफ एस लिखें, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से हम अगर जो थीटा एस का वैल्यू निकालेंगे, थीटा एस, तो थीटा एस का वैल्यू कितना होगा, आउटपुट इक्वेशन हम लिखें थीटा एस बराबर, तो ये सारा इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी के इंटू आई एफ एस अपॉन जे एस स्क्वायर प्लस बी एस, इतना चीज रहेगा। इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब हम सारा चीज़ कंप्लीट करके रख लिए, इनपुट इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हो गया, आउटपुट इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हो गया। इनपुट क्वांटिटी वी एफ था वोल्टेज, और आउटपुट क्वांटिटी थीटा एस था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों हमको किसके फॉर्म में कर दिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में ला दिए। अब ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन डिफाइन है कि रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, तो आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहीं पे हम लिखते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है वो आउटपुट थीटा एस बाय इनपुट भी एफ एस, ये दोनों का रेशियो। तो थीटा एस आउटपुट एस कितना है, आउटपुट की जगह पर लिखेंगे के इंटू आई एफ एस अपॉन जे एस स्क्वायर प्लस बी एस, ये आउटपुट हो गया, बाय इनपुट। इनपुट के जगह पर क्या लिखेंगे, इनपुट के जगह पर लिखाएगा आई एफ इंटू आर एफ प्लस एस एल एफ, ये लिखें। अब इसके बाद इसमें हमको रेशियो, तो आई एफ से आई एफ जो है वो आई एफ एस के फॉर्म में है, यहाँ पे एस छूट गया है, देखिए आई एफ एस था, इसके जगह पर जो होगा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है आई एफ एस, तो यहाँ पे भी जो रहेगा वो आई एफ एस। अब आई एफ एस से ये आई एफ एस कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बचेगा के बाय जे एस स्क्वायर प्लस बी एस, और बाई इतना है तो वो मल्टीप्लाई में ही रह जाएगा, यानी फाइनल हमारा आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो थीटा एस बाय ए, तो ऊपर में रहेगा के बाय जे एस स्क्वायर प्लस बी एस इंटू आर एफ प्लस एस एल एफ, ये है थीटा एस बाय वी एफ एस, आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो, दैट मीन्स ट्रांसफ़र फंक्शन निकल के आ गया। ये फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर का यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने का। यदि दिक्कत होगा तो वीडियो पॉज करके और लाप्लास ट्रांसफॉर्म बढ़िया से देख लीजिएगा क्या आता है। अब इससे हमको ये डिसाइड करना है कि ये जो
ट्रांसफ़र फंक्शन निकला फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर का, वो फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर ओपन लूप जैसा बिहेव्स करेगा या क्लोज लूप के जैसा बिहेव्स करेगा। तो ब्लॉक डायग्राम भी इसका निकाल लेते हैं हम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी सर्वो मोटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। देखिए ब्लॉक डायग्राम कैसे निकलेगा। इसी ट्रांसफर फंक्शन से हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। पहले आप लोग 5th सेमेस्टर में पढ़े होंगे कि ब्लॉक डायग्राम दिया रहता था, उसका गेन दिया रहता था, उससे हम ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते थे, यानी नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स को रिड्यूस करके उसको एक ब्लॉक में लाते थे, तब ट्रांसफ़र फंक्शन निकलता था। अभी यहाँ हमको रिवर्स प्रोसेस करना है, यानी ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है और इसको हमको लाना है किसके फॉर्म में, ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में। तो एक रूल पढ़े होंगे कि जब दो ब्लॉक कैस्केड फॉर्म में रहता है, यानी सीरीज फॉर्म में रहता है, तब उसको एक ब्लॉक में रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के बाद क्या होता है कि दोनों ब्लॉक का गेन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मल्टीप्लाई फॉर्म में आ सकता है। देखिए के, और इसको लिख सकते हैं 1/JS² + BS, फिर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं RF × SLF, यानी हम इसको लिख सकते हैं के गुना 1/JS² + BS, फिर इसको इंटू में लिख सकते हैं 1/RF + SLF। तीन को अलग अलग ब्लॉक में मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे होगा कि इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही आएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि यदि ब्लॉक में हम लिखेंगे तो एक ब्लॉक ये होगा गेन, उसके बाद एक ब्लॉक का गेन ये होगा और ये, और तीनों ब्लॉक सीरीज में होना चाहिए, क्योंकि हम रूल जानते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में कि यदि 2 या 2 से अधिक ब्लॉक सीरीज में होते हैं तब उसका गेन को मल्टीप्लाई करते हैं रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो हम ब्लॉक को सीरीज में कर देंगे। तो इसका ब्लॉक डायग्राम बनेगा सिंपल से कि 3 ब्लॉक बनाएंगे जिसमें तीनों को हम कैसे रखेंगे, कैस्केड फॉर्म में रखेंगे। तो फर्स्ट ब्लॉक एक रहेगा, इसके बाद इसके सीरीज में एक और दूसरा ब्लॉक, और इसके सीरीज में तीसरा ब्लॉक। थर्ड ब्लॉक थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। और इनपुट के फॉर्म में हम क्या दे रहे हैं, VFS, और आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, θS। और जो गेन है उसको लिख देना है इसमें। तो गेन सबसे पहला गेन एक ये है 1/, तो इसमें लिख सकते हैं 1/JS² + BS। इसमें k को लिख दें और इसमें लिखेंगे 1/RF + S × LF। ये लिखा गया इसका ब्लॉक डायग्राम से। तो यही इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया वो फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर का। इनपुट यहाँ VFS और आउटपुट θS, गेन जो है उसको तीनों ब्लॉक में कैस्केड के फॉर्म में लिख दिए, क्योंकि फिर से यही चीज़ आएगा तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी गेन है वो ऐसा नहीं है जो फीडबैक के रूप में काम कर रहा है, प्लस माइनस में नहीं है। यदि प्लस में रहता या माइनस में रहता तब उसको हम फीडबैक के गेन के रूप में लाते हैं, लेकिन सारा चीज़ मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है पूरे के साथ, तो वो सिर्फ
गेन के फॉर्म में ही रहेगा और इस फॉर्म में रखें। इसमें ये ब्लॉक डायग्राम से पता चल रहा है कि कोई भी फीडबैक एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर है वो बिहेव्स करेगा एज ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इस बात को ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है कि फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जैसा बिहेव्स करता है। नेक्स्ट अब हमको आगे पढ़ना है आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। अब उसके बारे में देखेंगे आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर क्या है। आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर, तो सेम उसी तरह से डीसी सर्वो मोटर रहेगा, लेकिन हमको अबरी इस बार जो हमको कंट्रोल करना है वो सारा किधर से कंट्रोल करेंगे, आर्मेचर साइड से। फील्ड वाले में सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, फील्ड वोल्टेज को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको कांस्टेंट रखना है। और जो भी कंट्रोलिंग करने के लिए दैट मीन्स उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टॉर्क को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए कंट्रोलिंग हम किधर से करेंगे, आर्मेचर साइड से, आर्मेचर करंट को कंट्रोल करके, आर्मेचर करंट को बैलेंस करके। तो इसका फिगर जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा उसको देख लीजिए थोड़ा सा। इस बार फील्ड वाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग को हमको कांस्टेंट रखना है, वेरी नहीं करना है। VF फील्ड वोल्टेज, इधर IF लिख सकते हैं फील्ड करंट को, LF फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, सॉरी इंडक्टेंस है। और फिर इधर आर्मेचर सर्किट, उस बार जब हम आर्मेचर वाला बनाए थे तो आर्मेचर में कोई रेजिस्टेंस नहीं बनाए थे। इसमें हमको क्या करना है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, आर्मेचर में इंडक्टेंस, आर्मेचर का इंडक्टेंस बनाएं। क्यों लगाए हैं आर्मेचर में रेजिस्टेंस, तो आर्मेचर करंट को वैरी करने के लिए, या फिर ये सिंपल बोलें कि आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है आर्मेचर का, आर्मेचर कॉइल का। और ये सब क्वांटिटी उसमें नहीं बनाए थे क्योंकि ये सारे चीज़ को कांस्टेंट रखना था, आर्मेचर करंट को कांस्टेंट रखना था। ये सारा चीज़ नहीं दिखाया गया था, क्योंकि कोई भी कॉइल होगा तो उसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस रहेगा ही। प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव कोई नहीं होता है। ये इनपुट वोल्टेज आर्मेचर वोल्टेज है, और इस लूप के अंदर करंट फ्लो होगा जो वो है आर्मेचर करंट। फिर से इसमें टॉर्क डेवलप होगा, जो आउटपुट मिलेगा हमको मैकेनिकल टॉर्क टाउ एम, और ये रोटेशन जो होगा इसका इनर्सिया शाफ्ट का या मोटर का जे, मोमेंट ऑफ इनर्सिया हो गया, डैम्पिंग कांस्टेंट बी या फिर विस्कस कोफिशिएंट बी रहेगा इसमें। और एक और होता है इसमें डीसी मोटर में, जब ये मोटर चलेगा तो मोटर के बीच में एक बैक ईएमएफ वाला भी कंसेप्ट आता है। यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो होगा AB, बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ को भी चाहे तो इसको कैपिटल से या फिर अभी स्मॉल से ही हम इंडिकेट करते हैं, AB जहाँ पे बैक ईएमएफ है। तो इतने सारे क्वांटिटी फिगर में आपको मेंशन करना है। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को हटा दिए, इंडक्टेंस प्योरली ज़्यादातर इंडक्टिव होता है,
तो एल एफ रखें, वी एफ इनपुट वोल्टेज, आई एफ फील्ड करंट है इसमें फील्ड वाइंडिंग में। तो ये सारा चीज़ को कांस्टेंट रखना है, तो इस पर हमको ध्यान नहीं देना है ज़्यादा। जो भी चेंजिंग करना है हमको, इनपुट हमारा आर्मेचर वोल्टेज है और आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये थीटा एस, थीटा डिस्प्लेसमेंट, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा मिलेगा आउटपुट। तो इस पर हमको विशेष करना है। अब हमको सिंपल से यही काम करना है, ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन आउटपुट बाई इनपुट का रेशियो, तो आउटपुट तो हमारा ये मिलेगा टॉर्क, और इनपुट के रूप में आर्मेचर वोल्टेज दे रहे हैं। तो इन दोनों के बीच हमको रिलेशन निकालना है, इक्वेशन लिखना है, और इक्वेशन लिखने के बाद उसका क्या करना है, हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद आउटपुट बाई इनपुट का रेशियो निकाल देंगे, वो ट्रांसफर फंक्शन आएगा। तो जो सर्किट डायग्राम है, पहले सर्किट डायग्राम बनाने के बाद इसमें एजप्शन को लिख लेना है कि लेट आर ए बी द आर्मेचर रेजिस्टेंस, एल ए बी द आर्मेचर इंडक्टेंस, आई ए आर्मेचर करंट, वी ए आर्मेचर वोल्टेज, और फिर ओमेगा भी लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इसमें थीटा के फॉर्म में एंगुलर वेलोसिटी रहेगा। ई बी बैक ई एम एफ, जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मोटर का, आई एफ फील्ड करंट, और एल एफ फील्ड इंडक्टेंस है। तो ये सारे चीज़ को हम एजप्शन में पहले इंडिकेट कर देंगे, लिख देंगे, क्योंकि ये सब तो नॉर्मल है, कॉमन आप लोग जान सकते हैं, लिखा हुआ है। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि एयर गैप फ्लक्स फाई को हम लोग जानते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम लोग जानते हैं कि एयर गैप फ्लक्स जो होता है फाई, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ फील्ड करंट के। जितना फील्ड वाइंडिंग में करंट देंगे उसके अनुसार उसके प्रोपोर्शनल फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और फाई को हमको जनरली कांस्टेंट रखना है। फाई इक्वल टू करें हम अगर जो, तो के एफ इंटू आई एफ, यानी फील्ड करंट के यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। कह रहा है कि फील्ड करंट इज कांस्टेंट एंड आर्मेचर करंट आई ए प्रोड्यूस द टॉर्क। फील्ड करंट को कांस्टेंट रखना है, और जो भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो किसके कारण चेंजिंग होगा टॉर्क में, आर्मेचर करंट के कारण, क्योंकि टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई ए। तो फ्लक्स और आर्मेचर करंट पर डिपेंड करेगा। आई ए प्रोड्यूस टॉर्क ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ वी ए, किसके कारण, वी ए यानी आर्मेचर वोल्टेज जो देंगे उसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा, विच प्रोड्यूस शिफ्ट थीटा इन द मोटर शाफ्ट, और जो कि थीटा शिफ्ट से, थीटा डिग्री से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मोटर में आउटपुट मिलेगा। प्रोड्यूस टॉर्क टी एम, जो टॉर्क मैकेनिकल टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स और आर्मेचर करंट के। हम लोग जानते हैं कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है टाउ एम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई एफ इंटू आई ए, फ्लक्स और आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टॉर्क के जगह पर टॉर्क रहेगा, और फाई एफ के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, के एफ इंटू आई एफ, के एफ इंटू आई एफ पुट कर सकते हैं, और इंटू आई ए। तो इसको हम लिख सकते हैं टाउ एम, प्रोपोर्शनलिटी है तो अभी प्रोपोर्शनल ही रहने दें। फाई एफ के जगह पर हम लिख सकते हैं के एफ इंटू आई एफ और इंटू आई ए। ये आर्मेचर करंट को वैसे ही लिख दिए। क्यों ऐसा लिखें, क्योंकि फाई एफ के जगह पर, फाई के जगह पर हम लिख सकते हैं के एफ इंटू आई एफ, और आर्मेचर करंट को वैसे ही रखें। अब देखिए पूरी तरह से क्या क्या हो गया। यहाँ से भी प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर जो हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट आएगा, जिसको हम कांस्टेंट क्या लिखें, हम K1 कर दें या फिर उसको K ही रहने देते हैं। जैसे यहाँ से टाउ एम बराबर लिखेंगे तो K एक कांस्टेंट आएगा, फिर रहेगा KF और IF इंटू IA। तो ध्यान से देखिए कि ये सारा क्वांटिटी जो है
इसको कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, टॉर्क प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के एफ जो है फील्ड वाला कांस्टेंट है, और आई एफ फील्ड करंट है। हम पहले ही एजप्शन में कर लिए हैं कि इसमें जो कंट्रोलिंग करना है हमको आर्मेचर साइड से कंट्रोलिंग करना है, तो फील्ड करंट को कांस्टेंट रखना है। तो ये सारा चीज़ कांस्टेंट रहेगा, तो सब कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक अलग कांस्टेंट मान ले सकते हैं। जैसे लिख दें हम कि टाउ एम बराबर, ये सब को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं K1। तो यहाँ पे लिख दें K1 और इंटू आई, ये आ गया टॉर्क का इक्वेशन, जहाँ पे K1 के जगह पर क्या है, K1 इजक्वल टू के एफ इंटू आई एफ, ये है। तो एक टॉर्क का इक्वेशन अभी हम निकाले हैं, जहाँ पे जैसे उसमें टॉर्क का निकाले थे फाई इंटू आई, उसके जैसे फाई एफ इंटू आई एफ निकाले थे। तो सेम वहाँ पे टॉर्क का, यहाँ क्यों टॉर्क का निकाल रहे हैं, क्योंकि टॉर्क मैकेनिकल क्वांटिटी है, और मैकेनिकल को हमको इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में रिलेशन लाने के लिए, यहाँ इलेक्ट्रिकल इनपुट है, आउटपुट को भी हमको किसके फॉर्म में लाना होगा, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, इसलिए ये पहले हम इक्वेशन लिख दें। अब फिर हम जान रहे हैं कि एज द स्पीड ऑफ मोटर शाफ्ट इंक्रीजेज, मोटर शाफ्ट का जैसे जैसे स्पीड होगा, बैक ईएमएफ ईबी जो होगा वो बैक ईएमएफ वो भी इंड्यूस्ड होगा। जैसे जैसे मोटर, पहले तो शुरुआती में जैसे सप्लाई देते हैं बैक ईएमएफ क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड उसका रेज करेगा, बढ़ेगा, तो बैक ईएमएफ उसमें आता है, क्योंकि ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ईबी बराबर क्या होता है फार्मूला, NP5Z/60 है। तो स्पीड बढ़ेगा तो बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा। फिर कह रहा है कि दिस बैक ईएमएफ EG इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द मोटर शाफ्ट एंड डायरेक्शन ऑफ बैक ईएमएफ इज अपोजिट टू द आर्मेचर इनपुट वोल्टेज। ये भी हम लोग जानते हैं कि बैक ईएमएफ का डायरेक्शन जो होता है इनपुट वोल्टेज के जस्ट अपोजिट होता है। इनपुट वोल्टेज आउटपुट से अब बाहर से अंदर की ओर मोटर में दे रहे हैं, लेकिन बैक ईएमएफ जनरेटर एक्शन जैसा होता है, ये मोटर से बाहर की ओर रहेगा, जस्ट अपोजिट रहेगा। तो ईबी जो होगा बैक ईएमएफ वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो हम सीधा से बोलें कि एंगुलर वेलोसिटी स्पीड के, तो ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लिख सकते हैं बैक ईएमएफ के। ये चीज़ को हम मिटा देते हैं, बाद में लिख देंगे फिर से, फिगर अभी नहीं मिटा रहे हैं, ये हेडिंग मिटा करके और इसके जगह पर हम लिख दें एक इक्वेशन हम क्या लाए हैं कि इक्वेशन लाए टाउ एम इक्वल टू K1 इंटू आई ए, ये इक्वेशन अभी लाए हैं टॉर्क का इक्वेशन। अब हम लोग ये जान रहे हैं कि EB जो होता है बैक ईएमएफ EB वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर वेलोसिटी के। अभी बताएं कि स्पीड जितना होगा उसके अनुसार बैक ईएमएफ होगा, तो EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी होता है। तो अब यहाँ से हम करें कि EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओमेगा के जगह पर इसको हम थीटा के फॉर्म में लिखें तो डी थीटा बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम वेलोसिटी बोलते हैं। और यदि इसको हम फिर से EB के जगह पर बराबर रखें तो K इंटू बी, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लिखें KB, जहाँ बैक ईएमएफ वाला कांस्टेंट है, और इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये रहेगा। बैक ईएमएफ के जगह पर लिख सकते हैं हम मैकेनिकल फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में KB इंटू डी थीटा बाई डी टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मैकेनिकल क्वांटिटी में करने के लिए, क्योंकि आउटपुट जो होगा मैकेनिकल फॉर्म में रहेगा, उसके जगह पर ये कर दिए। अब हमको क्या करना है, अप्लाई करना है KVL इन आर्मेचर सर्किट। इसमें आर्मेचर सर्किट में हम KVL अप्लाई करेंगे। तो ये हटाते हैं, आप देखिए फिगर तो अभी नहीं मिटा सकते हैं क्योंकि हमको KVL अप्लाई करना है। तो अप्लाई KVL
इन आर्मेचर सर्किट में यदि हम KVL अप्लाई करें तो क्या क्या होगा, देखिए इसमें हम वोल्टेज दे रहे हैं VA, इनपुट वोल्टेज बराबर होगा, तो इनपुट वोल्टेज कहाँ कहाँ ड्रॉप होगा, तो सबसे पहले ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस में, तो IA इंटू RA रेजिस्टेंस में ड्रॉप, प्लस इंडक्टेंस में, इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है LdI/dt, तो LA इंटू DIA/dt ये हो गया। और उसके बाद फिर और इसके जस्ट और साथ साथ बैक EMF में जाएगा, तो प्लस AB ये हो गया। ये बराबर हो जाएगा इनपुट वोल्टेज के, KVL अगर जो लगाएंगे तो वोल्टेज जो दिए हैं वो ये इसमें ड्रॉप और कुछ बैक EMF में बनेगा, तो बैक EMF लिख दिए बराबर इनपुट वोल्टेज के, पोटेंशियल राइज पोटेंशियल ड्रॉप बराबर हो गया KVL के अनुसार। अब इसके बाद फिर हम लोड टॉर्क इक्वेशन फिर क्या होगा, नाउ आउटपुट इक्वेशन या फिर लोड टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे, तो टाउ एम बराबर फिर से वही जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो किस किस में होगा, तो उसको अपोज करने के लिए इनर्शिया है, तो J_d² थीटा अपॉन d2 थीटा अपॉन dt² ये होता है, और प्लस में यहाँ पे क्या है डैम्पिंग कांस्टेंट, तो B इंटू d∅dt इसका मैकेनिकल इक्वेशन होता है। ये इक्वेशन थर्ड कर दिए। ये आउटपुट इक्वेशन हो गया, ये इनपुट इक्वेशन हो गया, दोनों चीज़ को लिख दिए। अब हमको दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आउटपुट इक्वेशन और इनपुट इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना। अभी इसको थर्ड नहीं मानिए, इसको थर्ड मानने की इक्वेशन थर्ड मानने के लिए टाउ एम के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टाउ एम के जगह पर लिख सकते हैं K1 इंटू IA, तो K1 इंटू IA लिख देते हैं और तब उसको इक्वेशन थर्ड मानते हैं। अब फिगर को हटा देते हैं, फिगर का अब कोई आवश्यकता नहीं है। टाउ एम के जगह पर हम लिख सकते हैं K1 इंटू IA इक्वल टू J_d2 थीटा अपॉन dt² प्लस B_d∅dt, इसको इक्वेशन थर्ड करें। अब इनपुट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन दोनों आ गया। अब दोनों इक्वेशन का फिर टेकिंग लाप्लास करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों को ले करके और दोनों का रेशियो निकाल देना है, ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा। तो अब तीन इक्वेशन है इसमें। पहले इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, बैक EMF वाला था, तो बैक EMF का भी इक्वेशन फर्स्ट को भी लिख देते हैं। पहले लिखते हैं टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देंगे तो क्या होगा, यहाँ था EB बैक EMF था ना, तो EB S होगा बैक EMF का EB का, और बराबर क्या था EB इक्वल टू KB इंटू, इक्वेशन था EB इक्वल टू KB इंटू d∅dt, तो KB का तो रह जाएगा KB ही, और d∅dt का क्या होगा, dft/dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है SFS, तो S और FS थीटा S, ये हो गया इसका। इसको इक्वेशन 4 करें, ये इक्वेशन फर्स्ट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है, फर्स्ट में जो इक्वेशन था, इक्वेशन फर्स्ट लिखा हुआ था उसको। फिर अब इक्वेशन 2 से अगर जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तब क्या होगा, तो VA का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इस इक्वेशन का देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, VA का VA इंटू S, FT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म FS इक्वल टू, यहाँ RA कांस्टेंट है, RA बाहर निकल जाएगा, IA आर्मेचर करंट टाइम का फंक्शन है, तो FT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म FS, तो IA S हो जाएगा, प्लस LA कांस्टेंट है तो LA, और ये था क्या DIA/dt, तो dft/dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है SFS
माइनस एफ जीरो प्लस, तो एस एफ एस के जगह पर हो जाएगा आई ए इंटू एस, और माइनस एफ जीरो प्लस वाला क्या हो जाएगा टर्म, इनिशियल कंडीशन जीरो हो जाएगा, प्लस ई बी, तो ई बी के जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस ई बी एस, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस, टाइम का फंक्शन है, तो ये लिख दिए। अब यहाँ से फिर ध्यान दीजिए कि इसको ई बी को हम इधर ले आ जाते हैं, माइनस कर देते हैं, इसको इस साइड ला देते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन में ऐसा लिख सकते हैं इसको, वी ए एस माइनस ई बी एस इक्वल टू क्या बचेगा, तो जो इसमें आई ए एस है उसको कॉमन ले लेते हैं, आई ए एस को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, आर ए और प्लस यहाँ बचेगा क्या, एल ए एस प्लस, अब प्लस नहीं, ये तो माइनस उधर जाके हो ही गया है, इतना ही होगा एल ए एस तक नहीं। इसको इक्वेशन कितना मानने, इक्वेशन नंबर 4 हुआ है, इक्वेशन 5 ही जूम कर लेते हैं, 5 इक्वेशन तक लिखें। अब इसके बाद फिर क्या करना है आपको, देखिए इसमें टॉर्क वाला इक्वेशन है, इसका ये इक्वेशन कितना माने थे, इसको टॉर्क वाला इक्वेशन जो था आउटपुट इक्वेशन, इसको माने थे इक्वेशन 5 ही माने थे, नहीं टॉर्क वाला इक्वेशन को इक्वेशन 3 माना गया था, ये इक्वेशन 3 था, तब इसको भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, टाउ एम के जगह पर हम क्या लिखे थे, ये हाँ ये इक्वेशन 3 था, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, इक्वेशन 3 यहाँ लिखा हुआ है, इक्वेशन 3 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तब क्या लिख सकते हैं, देखिए k1 के जगह पर k1 रहेगा कांस्टेंट, आई ए के जगह पर हो जाएगा आई ए एस इक्वल टू जे कांस्टेंट जे, डी टू एफ टी बाई डी टी स्क्वायर का क्या होता है, एस स्क्वायर एफ एस, तो एस स्क्वायर एफ एस करेंगे तो इसका एस स्क्वायर एफ एस के जगह पर हम लिखेंगे थीटा एस, और बाकी इनिशियल कंडीशन इसके बाद वाला सारा जीरो हो जाएगा, प्लस बी और डी एफ टी बाई डी टी का क्या होता है एस एफ एस, तो एस और थीटा एस हो जाएगा डी थीटा का एस एफ एस। इसको फाइनल क्या लिख सकते हैं, k1 इंटू आई ए एस बराबर, इसमें से थीटा एस कॉमन लें, थीटा एस कॉमन लें तो क्या बचेगा, जे एस स्क्वायर प्लस बी एस, ये बचा, इसको इक्वेशन 6 कर दें। अब सारा चीज़ का हम निकाल दिए हैं यहाँ से, अब हमको थीटा एस का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, थीटा एस बराबर क्या हो जाएगा, k1 आई ए एस और बाई ये हो जाएगा जे एस स्क्वायर प्लस बी एस। अब दोनों का हमको आउटपुट बाय इनपुट का इक्वेशन निकालना है, लेकिन ध्यान ये रखना है हमको कि आउटपुट बाय इनपुट का इक्वेशन निकालेंगे तो इसमें देखिए कि ये जो है करंट इसमें आई ए है, और इनपुट वाला करंट जो है, इनपुट वाला कौन सा इक्वेशन है, ये आई ए इसमें भी है, लेकिन इसमें ई बी है, तो ई बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बैक ईएमएफ के जगह पर हम इसमें इक्वेशन 5 जो है कहाँ गया, इक्वेशन 5, यहाँ से आई ए का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, थोड़ा सा सुविधा होगा, ये हटाएं, फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 कहाँ है, ये यहाँ से अगर जो हम आई ए एस का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, वी ए एस माइनस ई बी एस,
VAS माइनस EBS अपॉन ये सारा टर्म इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये होगा RA प्लस LAS, ये आएगा। अब ये इस इक्वेशन का जो IA का वैल्यू आया, इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें, जो इक्वेशन आया है तो इसमें K1 इंटू IAS का वैल्यू पुट कर देते हैं। IAS का वैल्यू ये वाला पुट कर देते हैं। तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्योंकि यहाँ से हमको IA को एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ IAS इन इक्वेशन कितना 6 में, 6 है ना, इन इक्वेशन 6, तो इसमें पुट करेंगे क्या होगा K1 इंटू IAS के जगह पर लिखेंगे VAS माइनस EBS बाय RA प्लस LAS, और इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में जो है उसको लिख देते हैं बराबर थीटा S इंटू JS स्क्वायर प्लस BS। अब इसी को सोल्व कर देना है, सिर्फ निकल जाएगा आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट हमारा थीटा S है और इनपुट क्या है VAS, यही दोनों का आउटपुट बाय इनपुट रिलेशन निकाल देना है, ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। या फिर आप दूसरे शब्दों में ये भी कर सकते थे कि आउटपुट का इक्वेशन है और इनपुट का इक्वेशन है, दोनों का रेशियो निकालिए। रेशियो निकालिएगा तो फिर भी IA का वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा, तभी कटेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। डायरेक्टली क्या किए कि इस इक्वेशन में जो आउटपुट इक्वेशन था उसमें IAS का यहाँ से इनपुट इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दिए और दोनों का रेशियो निकालना है। दोनों में से कोई भी कीजिए। अब इसमें देखिए क्या होगा कि इसके जगह पर अब इसको सोल्व करना है, थोड़ा आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो निकालना है। तो आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये वाला टर्म जो है पूरा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इधर क्या रहेगा, इधर K1 और इनटू में K1 को उधर कर दें, आउटपुट बाय इनपुट निकालना है हमको, तो इसको इधर ही रखें। एक बार इक्वेशन को चेंज करके लिख लेते हैं, थोड़ा सिंपल पड़ेगा, आप लोग को समझ में आएगा आसानी से। जैसे हम लिख दें इसको थीटा S इंटू JS स्क्वायर प्लस BS इक्वल टू K1 और इंटू VAS माइनस EBS बाय RA प्लस LAS। जो इक्वेशन था उसी को खाली लिखा गया है, लेफ्ट वाला को राइट में, राइट वाला को लेफ्ट में कर दिया गया। अब इसमें ऐसा आप कर सकते हैं कि ये थीटा S है, इसमें ये वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर ला करके, तो क्या होगा थीटा S और इनटू में मल्टीप्लाई रहेगा JS स्क्वायर प्लस BS, और इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा RA प्लस LAS। ये दोनों गुना में इधर हो गया। अब बाकी का इधर जो बचा K1 इधर है, इसको K1 को भी इधर ला देते हैं। K1 इधर भागा में हो गया। अब इधर क्या बचेगा, इधर सिर्फ बचा, अच्छा, और साथ साथ देखिए K1 को इधर तो लाए, ठीक है, लेकिन
एक है K1 KB, EB को भी हटाना पड़ेगा। बैक EMF EBS है, तो EBS के जगह पर क्या लिखे थे, EBS के जगह पर भी कुछ इक्वेशन लाया गया था बैक EMF के जगह पर, जो इक्वेशन 4 में है। EBS के जगह पर KB इंटू एस थीटा एस था, KB इंटू एस थीटा एस। तो ये वाला टर्म को भी इधर ला देते हैं। तो इधर लाने के बाद ये माइनस वाला इधर हो जाएगा प्लस में, और EBS के जगह पर क्या लिख सकते हैं, KB इंटू एस थीटा एस, ये लिख दिया गया। और इधर इक्वल टू में क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा VAS। देखिए ध्यान से, यहाँ सबसे पहले क्या किए हैं, ये इक्वेशन था थीटा एस इंटू JS स्क्वायर प्लस BS इक्वल टू K1 इंटू VAS माइनस EBS बाई RA प्लस LAS था। सबसे पहले हम क्या किए कि ये वाला टर्म जो है RA प्लस LAS डिनोमिनेटर वाला, इसको मल्टीप्लाई में ला दिए इधर। फिर K1 जो इधर मल्टीप्लाई में था उसको इधर ला दिए डिवाइड में। अब साथ साथ क्या बचेगा, इसमें बचा VAS माइनस EBS। तो EBS माइनस में है, ये तो K हट गया इधर से K1, EBS को इधर लाएं तो प्लस में हो जाएगा। और EBS के जगह पर हम लिख दिए KBS इंटू थीटा एस, इक्वेशन 4 से लिखा गया है, इक्वेशन 4 में EBS के जगह पर है। तो इधर बचेगा सिर्फ VAS, राइट साइड में VAS लिखा गया। अब इसके बाद हमको फाइनल इक्वेशन आएगा, देखिए आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो निकालना है। तो आउटपुट क्या है, ये थीटा एस, और ये वाला इधर से ला देते हैं। तो थीटा एस अपॉन VAS को इधर कर दी, तो इधर में क्या बचेगा, सिर्फ 1, तो 1 बचेगा। ये K1 को उधर जा कर के, लेकिन K1 को उधर करने से पहले एक बार थोड़ा सा, यहाँ पे K1 सिर्फ इसमें है, इसमें भी करना पड़ेगा। तो एक बार और लिख देते हैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को। थीटा एस इंटू JS स्क्वायर प्लस BS इंटू RA प्लस LAS प्लस K1 यहाँ एलसीएम करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, K1 नहीं, KB इंटू K1 और रहेगा एस थीटा एस पूरा के साथ भागा दे दे K1 से, एलसीएम लेके किया गया है, इक्वल टू बचेगा VAS। इस इक्वेशन को ही एलसीएम K1 ले करके और K1 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, सारा चीज़ सेम लिखा गया है। अब इसके बाद फिर हमको आउटपुट बाई इनपुट का रेशियो निकालना है। तो आउटपुट यहाँ थीटा एस है, तो थीटा एस बाई इनपुट VAS है, VAS बराबर इधर 1 बचेगा, इधर K1 को मल्टीप्लाई में उधर ले जाएं तो 1 इंटू K1, और ये सारा टर्म उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ये रहेगा JS स्क्वायर प्लस BS इंटू RA प्लस LAS और प्लस KB K1 एस थीटा एस। तो एस थीटा एस फिर नहीं होगा, इसमें से पूरा में से थीटा एस कॉमन ले लिया गया है। तो थीटा एस इधर पूरा कॉमन लेके निकालेंगे तो सिर्फ बचेगा KB K1 एस बचेगा, बस KB K1 एस, थीटा एस कॉमन लेके उधर कर दिया गया।
तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन फाइनल आ गया। आउटपुट बाय इनपुट का इक्वेशन फाइनली, इसको शॉर्ट में थोड़ा लिख देते हैं, थीटा एस बाई वी ए एस इक्वल टू K1 बाई जे एस स्क्वायर प्लस बी एस इंटू आर ए प्लस एल एस प्लस में के बी K1 एस। देखिए इतना फाइनली ट्रांसफ़र फंक्शन आया आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर का। लेकिन हमको ये देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है, तो इसको थोड़ा सा चेंजिंग हम करना चाहते हैं। क्या चेंजिंग करना चाहते हैं? इसी चीज़ को लिखें हम, इसको ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है GS बाई 1 प्लस GS HS के फॉर्म में, उसके फॉर्म में लिखें। तो क्या करना है हमको कि इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को दोनों में हम क्या करते हैं, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में KB K1 S से मल्टीप्लाई कर देते हैं, KB K1 S से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब देखिए क्या होगा, इसको लिखेंगे हम थीटा एस बाई वी ए एस इक्वल टू K1 बाई, ये पूरा लिखें ऐसा, जे एस स्क्वायर प्लस बी एस इंटू आर ए प्लस एल ए एस। ये जी एस के जैसा काम करेगा, जी एस बाई 1 प्लस जी एस एच एस। तो जी एस एच एस के जगह पर लिखें, ये एच एस के जैसा है ट्रीट कर रहा है, तो इसके जगह पर लिखें 1 प्लस K1 बाई जे एस स्क्वायर प्लस बी एस इंटू आर ए प्लस एल ए एस और इंटू क्या रहेगा KB K1 S। देखिए नहीं, KB K1 S नहीं, K1 हटा देना है, KB S, सिर्फ KB S रहेगा। देखिए हम क्या किए हैं इसको कि इसमें नोमरेटर में भी जे एस स्क्वायर बी एस इंटू आर ए प्लस एल एस से डिवाइड किए, और डिनोमिनेटर में भी जे एस स्क्वायर बी एस इंटू आर ए प्लस एल एस से डिवाइड किए। तो नोमरेटर में जब डिवाइड करेंगे तो K1 के जगह पर हो जाएगा जे एस स्क्वायर बी एस इंटू आर ए प्लस एल एस। इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा प्लस, और इसके बाद फिर क्या होगा, इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे K1, तो K1 को यहाँ लिख दिए हैं, KB यहाँ लिख दिए हैं, और बटा में भागा देंगे जो जे एस स्क्वायर बी एस प्लस एस, यानी है वास्तविकता में वही KB K1 S, K1 KB S, और भागा जो दिए हैं सो दोनों में। तो इससे क्या हो गया हमको कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया है। क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का जो होता है फॉर्म, CS बाई आर एस इक्वल टू होता है GS बाई 1 प्लस GS इंटू HS। इसके फॉर्म में आ गया, इक्वेशन ही आ गया इस फॉर्म में। तो ये किसका ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्म है, ये क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्म है। तो देखिए GS के जैसा काम कर रहा है पूरा, ये GS बाई 1 प्लस GS इंटू HS। HS के जगह पर फीडबैक के जैसा कितना काम कर रहा है, KB इंटू S। तो फिर से अब हम इसका यदि ब्लॉक डायग्राम बनाएं, ये ट्रांसफ़र फंक्शन को इस फॉर्म में लिख करके,
और ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो क्या बनेगा ब्लॉक डायग्राम। देखिए ब्लॉक डायग्राम में बनेगा कंपैरेटर पहले लिखेंगे, एरर डिटेक्टर, इसके बाद फिर यही बचेगा। GS के जगह पर क्या है K1 JS स्क्वायर BS LS, तो इसको अलग अलग कर दें 3 फॉर्म में, 3 ब्लॉक में रखें। एक में K1 रहेगा, दूसरा में 1/JS स्क्वायर BS, फिर उसके बाद तीसरा जो ब्लॉक होगा उसमें एक और चीज़ है वो ये वाला 1+RA, और फीडबैक के जैसा काम कर रहा है KBS, तो फीडबैक एलिमेंट के रूप में यहाँ KB × S, और प्लस में देखिए यहाँ जब प्लस साइन होता है तो नेगेटिव फीडबैक आता है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा। इनपुट के रूप में है VAS, आउटपुट यहाँ हमको मिल रहा है θS, और बाकी जो ब्लॉक हैं उसमें जो गेन को क्या लिखना है, जैसे उसमें लिखे थे गेन में देखिए क्या है, एक K1 है तो K1 लिख दिए एक में, दूसरा 1/JS स्क्वायर प्लस BS, और एक और है 1/RA प्लस LAS, और फीडबैक के एलिमेंट के रूप में है KB × S। ये सारा लिख दिया गया। तो इस तरह से हमको पता चला कि ये जो आर्मेचर कंट्रोल DC सर्वो मोटर है वो बिहेव्स कर रहा है एज ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में कितना है KBS फीडबैक के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ देता है, डिफरेंस बिटवीन फील्ड कंट्रोल DC सर्वो मोटर और आर्मेचर कंट्रोल DC सर्वो मोटर, ये दोनों में क्या है, सो डिफरेंस देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक AC सर्वो मोटर के बारे में देख लिया जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा टू लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहीं पे इस टॉपिक को एंड करते हैं।